सो हेलो गाइस, तो ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है जिसमें हम 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। और ये कौन सा महीना चल रहा है हमारा? सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर रहे हैं। कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर हमने अपलोड कर दिया, बना करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी स्टार्टिंग के जो महीने हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक वो भी बना चुके हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में किसे डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। इतना सा इनका नाम ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन भी देख लो। रवि कन्नन का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 मिला था। ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ना, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वैसे तो 4 एशियाई लोगों को मिला था, लेकिन उसमें से ये एक भारतीय है, तो इनका नाम हमें याद रखना है। बाकी शांता थोटम अभी ब्रिक्स फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड इनको मिला था। और ललित नटराजन की बात करें तो इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 इनको मिला था बाल श्रम उन्मूलन के लिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने संबल योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ये योजना शुरू की है। क्या उद्देश्य है इस योजना का? दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाया जाएगा, इसमें उन्हें सहायता उपकरण बांटे जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था? तो आंसर होगा NCERT। अच्छा, ये CBSE ने अभी अपना ऑफिस किस देश में खोला है या खोलने की बात हुई है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी डेली करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे अगर बात करें कि इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अब NCERT आपको बैचलर की, मास्टर की, डॉक्टर वाली जो डिग्रियां हैं ये प्रदान कर सकेगा। अभी आपको याद हो तो एक और यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, मैं आपको आगे बताऊंगा। NCERT की पहले बात करते हैं हम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना हुई थी 1961 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला प्रश्न है अभी सितंबर 2023 में 43वां 43rd नंबर का आसियान समिट कहां पे हुआ? तो आंसर होगा इंडोनेशिया में। आसियान की अध्यक्षता 2023 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने ही की थी। कौन से नंबर की थी? 43rd नंबर की। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई थी ये सितंबर में। आसियान की बात कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है 1967 में। मुख्यालय आपको जकार्ता में ही मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और नया प्रश्न यही है कि इसका भी नवीनतम 11वें नंबर का सदस्य देश कौन सा बना? तो तिमोर लेस्ते बना है, ये आप ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं आपको अपडेट करा दूं, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अभी फरवरी 2024 में आपने पढ़ा था कि अभी इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन? प्राबोवो सुबियांतो, जोको विडोडो की जगह आए हैं ये। और इंडोनेशिया की नई कैपिटल का नाम भी याद रखना, नूसंतारा है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है किसे डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सत्यजीत मजूमदार को। तो इनका नाम याद रखना आप। बाकी डॉक्टर वीजी पटेल के बारे में आपको बता दूं, इनके नाम पर ही यह अवार्ड दिया जाता है। उन्हें भारत में उद्यमिता आंदोलन का जनक माना जाता है। बाकी देखो, सलमान रुश्दी की बात करेंगे, अभी इन्हें जर्मन शांति पुरस्कार मिला था। अभी इनकी लेटेस्ट बुक आई थी विक्ट्री सिटी नाम से। डॉक्टर नित्या इब्राहिम की बात करेंगे तो यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार इनको मिला था। अगला प्रश्न देखो, साक्षरता सप्ताह ये कब मनाया गया? 1 से लेके 8 सितंबर तक। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अगर आपसे पूछे ना कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर करना 8 सितंबर को। सबसे ज्यादा साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट आपको मिलेगी केरल में 94% है, और सबसे कम 61.8% है बिहार की। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है, तो यह है मध्य प्रदेश का मंडला जिला। और पूछे कि भारत का पहला संवैधानिक साक्षर जिला कौन सा बना था, तो केरल का कोल्लम जिला बना था। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत ने विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। तो हैदराबाद की एक रोबोटिक्स कंपनी है ग्रीन रोबोटिक्स, इसने ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया है, जिसका नाम इंद्रजाल रखा है। तो इंद्रजाल आप कह सकते हो भारत में अपनी तरह का पहला सिस्टम है, जिसे न्यूक्लियर प्लांट या फिर पूरे शहर को ड्रोन खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके रेंज की बात करोगे तो ये कितना कवर कर सकता है? 4000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर कर सकता है। तो ये करेगा क्या? एक लाइन में बोलूं तो ये ड्रोन से सुरक्षा प्रदान करेगा, शील्ड की तरह काम करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे क्या पूछ रहे हैं अभी अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 सितंबर को। इंपॉर्टेंट दिवस है, पहली बार मना रहे हैं हम, तो ध्यान में रखना। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन।
और 7 सितंबर को ही क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इंटरपोल की जो स्थापना है वो 7 सितंबर को ही होती है। इंटरपोल आप जानते हो ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय जरूर याद रखना लियोन फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, अभी फायर ऑन द गंगाज नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा है? राधिका अयंगर ने लिखा है। बाकी नीरजा चौधरी हाउ पीएम डिसाइड नाम से बुक लिखी थी, और ऋषि राज इन्होंने कारगिल एक यात्री की जुबानी नाम से बुक लिखी थी। तो रंजीत प्रताप एज द व्हील टर्न्स नाम से बुक लिखी थी। फिर आपसे पूछ रहे अभी नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश नामवीर को। तो कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं ये राजेश नामवीर, जिनको नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने अनंत माहेश्वरी का स्थान लिया। नेस्कॉम क्या है? तो भारत में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ये एक संगठन है, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में और मुख्यालय नोएडा यूपी में है। अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने थे ये मनीष देसाई, और जया वर्मा सिन्हा ये नाम इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं और आपको आता भी होगा, अभी एग्जाम में भी आ गया ये प्रश्न। अभी उत्तर प्रदेश में आरओ के एग्जाम में ये प्रश्न आया था। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन ये, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने थे प्रकाश श्रीवास्तव। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस आईआईटी ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड नाम से एक उपकरण डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी जोधपुर ने। कोड मतलब कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरमेंट। तो घरों में शुद्ध हवा सुनिश्चित करने के लिए ये कोड नाम से एक डिवाइस बनाई है आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने। एक तरह से एयर प्यूरिफायर है, सिंपल सी बात करें। अगला प्रश्न है कि किसने प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया? तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, हमारी बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद हो गए हैं, तो ऐसे बहादुर सैनिकों के परिजनों के लिए सुविधा और शिकायत निवारण केंद्र यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो यह है प्रोजेक्ट नमन। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य के रायगढ़ शॉल और कोरापुट काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा उड़ीसा। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की? तो आंसर होगा प्रयागराज पुलिस ने। और वरिष्ठ नागरिकों से आपको 2-3 दिवस में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे होता है, वरिष्ठ नागरिक दिवस, ये 21 अगस्त को होता है। एक विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस होता है, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को होता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को होता है। तो वृद्धजनों से, सीनियर सिटीजन से संबंधित ये 3 डे हैं, मैंने आपको बता दिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा लोकेश सुजी। तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति, इसमें पहले भारतीय सदस्य बन गए हैं लोकेश सुजी, इनका नाम है। अच्छा, एनवी रमन्ना का नाम आपको पता है, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल में ये भारतीय सदस्य बने हैं। रमन सुकुमार की बात करें तो आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल हुए थे, ये एक भारतीय हैं। अच्छा, वैसे आईपीसीसी के अभी अध्यक्ष कौन बने थे? जेम्स फर्ग्यूसन बने थे, जिन्हें आप जिम स्केया भी बोलते हो। ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, 2023 की ही बात है। और फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे आर माधवन। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि किसने चक्र 2 नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा सीबीआई ने। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है ये चक्र 2 अभियान या किसके लिए है? तो ये अभियान, तो इस अभियान के तहत सीबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की। मतलब इसका उद्देश्य है साइबर क्राइम को रोकना, क्रिप्टो करेंसी क्राइम को रोकना। सीबीआई की स्थापना 1963 में होती है। देखो, हेड इसके प्रवीण सूद हैं। अच्छा, बाकी और भी नाम मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये सारे। जैसे कि सीवीसी चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये बने अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये बने यशवर्धन सिन्हा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये राजीव कुमार है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। सीजीए कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एसएस दुबे। और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ हैं। मुझे लगा ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो मैंने आपको रिवाइज करा दी। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि कोल्ड ब्लडेड लव नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा गिरीश दत्त शुक्ल ने। तो बुक का नाम है कोल्ड ब्लडेड लव, लेखक कौन है? गिरीश दत्त शुक्ल हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में भारत टेक्स 2024 का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा?
तो ये नई दिल्ली में होगा भारत टेक्स 2024। टेक्स का मतलब यहाँ पे टेक्सटाइल हो गया, और हमारे टेक्सटाइल मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और उन्होंने कहा था कि 2024 में ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो होगा, 26 से लेके 29 फरवरी तक। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किसे दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया, तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अभी 4 दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। इस बार इन पुरस्कारों का पहला संस्करण भी है। और वैसे पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस हैं। वो 4 विजेताओं के बारे में बात करें तो विश्व भारती विश्वविद्यालय, इसरो, चंद्रयान 3 मिशन के लिए मिल रहा है, कार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, और पंडित अजय चक्रवर्ती, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और संगीतकार हैं ये। इसमें पुरस्कार के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए गए। अच्छा, दुर्गा से याद आएगा आपको दुर्गा पूजा। तो आप मुझे बताओ अभी यूनेस्को ने इसे किस सूची में शामिल किया था और ये कौन से नंबर का क्या बना था? मतलब इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, दुर्गा पूजा के बारे में। थोड़ा हिंट तो मैंने आपको दे दिया, बाकी कंप्लीट आंसर आप दो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये। फिर पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में मुख्यमंत्री मक्का मिशन शुरू किया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और अभी उन्होंने मक्के की खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम रखा मुख्यमंत्री मक्का मिशन। वैसे भारत में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अच्छा, उड़ीसा में आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में मिलेगा, उड़ीसा के कटक में। ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है ये प्रश्न, ध्यान में रखना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 22 अक्टूबर को। तो याद रखना, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। हर साल 22 अक्टूबर को मनाते हैं। थीम है वन साइज डज नॉट फिट ऑल। फिर पूछ रहे हैं अभी भारत और किस देश के बीच हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा मलेशिया में। हरिमऊ शक्ति 2023 एक्सरसाइज आयोजन इसका भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अभी हुआ था लास्ट टाइम पे, अभी नवंबर 2023 में हुई है एक्सरसाइज। कहाँ पे? मेघालय के उमरोई में। फिर आपसे पूछ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ कौन बने, तो आंसर होगा अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी स्टैटिक हम देखेंगे, लेकिन याद रखना सीईओ बन गए अशोक वासवानी। इन्होंने स्थान लिया उदय कोटक का। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। स्थापना होती है 1985 में। और विजय कुरियन याद होगा, अभी साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने थे। देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ बने, और संदीप बख्शी फिर से आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ बन गए थे। तो बैंकिंग से ही संबंधित मैंने आपका रिवीजन करा दिया। फिर पूछ रहे हैं अभी बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, वे क्या थे? वे क्रिकेटर थे, भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर थे ये बिशन सिंह बेदी, जिनका भी निधन हो गया। इतना सा याद रखो बस। फिर अगला प्रश्न भी बैंकिंग से है कि अभी किस बैंक ने गो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, तो आंसर होगा आरबीएल बैंक। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अकाउंट है, कई तरह की फैसिलिटीज आपको इसमें मिलेगी, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट रख सकते हो, ये एक तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, और भी कई तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। बस ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये अकाउंट होगा। मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मतलब जैसे यूट्यूब में आप कई जगह देखते होंगे तो आपको यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं ना, हमारा ये सब्सक्रिप्शन ले लो, आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, क्विज फ्री में मिल जाएगी। अरे सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब समझो, वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये भी वही है। आरबीएल बैंक ये एक प्राइवेट बैंक है, स्थापना होती है 1943 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अभी एमडी सीईओ कौन है? आर सुब्रमण्यम कुमार। वैसे आपको याद रखना है एक्सिस बैंक, अभी इसने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। और अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना था? एचडीएफसी बैंक। और आइरिस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था यस बैंक ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया, तो आंसर हुआ TVD-1। आप जानते हो भारत का पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है? गगनयान मिशन है। और अभी इसके टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन यानी कि TVD-1 का सफल परीक्षण किया गया। मतलब ये मिशन क्रू एस्केप मिशन था, यानी कि चालक बचाव प्रणाली मिशन था। मतलब आपको पता है इस मिशन में हम लोग इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, कब? 2025 में। तो उन इंसानों को वापस धरती पर कैसे लाना है, मतलब उनको वापस सही सलामत लाने के लिए ये टेस्टिंग की गई थी। तो TVD-1 याद रखना है। और वैसे एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं 10वें नंबर के, ये भी ध्यान में रखना है। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा ने। अच्छा, उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। और अभी जो यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी मास्टर्स 2023 का आयोजन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल उन्नति हुड्डा उड़ीसा ओपन में BWF
यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी थी। फिर अगला प्रश्न देखो, काफी सारी मैं आपको इसमें जानकारियां दूंगा कि पैरा एशियन गेम्स 2023 में अवनी लखेरा ने गोल्ड जीता, इनका संबंध किस खेल से है? पहले तो प्रश्न का उत्तर दो। इनका संबंध शूटिंग से है। बात करें एशियन पैरा गेम्स 2022 की, ये इसका चौथा संस्करण था जो चाइना के हांगजाओ में हुआ था। इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट की बात करोगे तो फेई फेई था। इसमें उद्घाटन समारोह में 2 ध्वजवाहक रहे थे, पारुल परमार और अमित सरो। पारुल परमार ये पैरा शटलर है और अमित सरो ये पैरा क्लब थ्रोवर है। इसका स्लोगन था दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। और अवनी लखेरा ने इसमें गोल्ड जीता, ये राजस्थान से हैं, शूटर हैं ये। और आपको याद हो तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था और इस तरह से वो पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो इनका नाम तो वैसे आपको याद भी होगा, लेकिन अगर प्रश्न मान लो ऐसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है, पदक जीतने वाली बोल रहा हूं मैं, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। वेट लिफ्टर हैं ये, ध्यान रखना। ये था आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।